देखिए लेक्चर नंबर 1 तक मैंने आप सभी लोगों को रासायनिक समीकरण को संतुलित करना समझा दिया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अगर आप उस लेक्चर को नहीं देखते तो ये भी आपको पार्ट समझ में नहीं आएगा। ये रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2 है क्लास 10 वालों के लिए। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो वो पहला वाला वीडियो प्लीज़ जरूर देख लेना। यहाँ से आपका शुरू होता है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार इसके पहले मैंने संतुलित करना तक सिखा दिया था। तो इसके बाद में आप लोगों को मैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार से स्टार्ट करता हूँ। अगर इसका आप लोग PDF नोट्स चाहते हैं तो आप लोगों को करना क्या है कि मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। इसको इंग्लिश में बोलते हैं काइंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? काइंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। कोई आपसे पूछे कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ, ठीक, तो आप क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रियाएं निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। पहला जैसे कि हमने ले लिया संयोजन अभिक्रिया। देखिए संयोजन अभिक्रिया का मतलब ही होता है संयोग। संयोजन का मतलब ही होता है जुड़ना। क्या होता है संयोजन का मतलब? जुड़ना, संयोग करना मतलब जुड़ना। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। क्या होता है? जुड़ना होता है। जैसे देखिए कोई दो वस्तु ए है और एक वस्तु बी है। अगर इसको हम दोनों को जोड़ दो तो ये हो जाएगा हमारा AB। इसी को कहते हैं संयोजन में जुड़ना। तो यहाँ पर बोला है संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा क्या है और उसके उदाहरण देखिए। जब दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद बनाता है। क्या बनाता है? एकल उत्पाद बनाता है। जब दो, जैसे AB हो चाहे BC हो, ठीक, तो देखिए दो यौगिक या दो से अधिक यौगिक आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। एकल उत्पाद का मतलब क्या हो गया कि AB। क्या हो गया? AB। इसी का निर्माण करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो आप लोग क्या बताएंगे? जब दो या दो से अधिक अभिकारकों को मिलाकर एकल उत्पाद का निर्माण होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं पर भी अगर आप लोगों को डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर पूछ सकते हैं कि आप लोगों को डाउट में उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। एग्जाम्पल की बात की जाए तो देखिए जैसे यहाँ पर है कार्बन प्लस ऑक्सीजन। यहाँ पर देखिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो इसको जोड़ेंगे तो ये देखिए ये क्या है? अभिकारक एक ये है, एक ये है, दो मिलकर क्या बना? एकल उत्पाद बन गया। तो ये हमारा क्या है? संयोजन अभिक्रिया है। और दूसरा आप लेंगे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल HN3 प्लस Cl। तीन एग्जाम्पल आपके सामने पेश है। आप लोग कोई भी एग्जाम्पल बोर्ड परीक्षा में लिख सकते हैं। इसके बाद में आगे देखते हैं आगे आपका कौन सा अभिक्रिया आता है। देखिए आगे आपका है वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया है। ऐसी अभिक्रिया जो एकल से टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? ये गलत है। देखिए ऐसी अभिक्रिया जो एकल उत्पाद से टूटकर एक छोटे छोटे क्या बनाते हैं? अभिकारक बनाते हैं, छोटे छोटे उत्पाद बनाते हैं। देखिए क्या लिखा? ऐसे अभिक्रिया जो एकल से टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बना। अब इसी का उल्टा समझ लीजिए। जैसे CO2 है, ये क्या है आपका? कोई जान लीजिए अभिकारक है। ये टूटेगा तो दो उत्पाद में विभाजित हो जाएगा। एकल उत्पाद क्या होगा? एकल अभिकारक टूटकर दो अलग अलग उत्पादों में विभाजित हो जाएगा। तो इसी को क्या कहते हैं हम? वियोजन। वियोजन में से होता है बिछड़ना, दो चीज़ों का बिछड़ना। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या? हमारा अभिकारक है। इसको तोड़ेंगे तो C+O2 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? ये दो उत्पादों में विभाजित हो गया, यानी बिछड़ गया। तो इसी को कहते हैं हम वियोजन अभिक्रिया। इसका उदाहरण समझते हैं। तो इसका उदाहरण है कैल्शियम कार्बोनेट को हम जब तोड़ेंगे तो कैल्शियम प्लस कार्बोनेट बनेगा, या पोटेशियम KCl3, तो ये क्या बनेगा? पोटेशियम क्लोराइड प्लस उसके बाद में क्लोरीन बन जाएगा। ये आपका बन गया। अब बात करते हैं ये संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। अभी मैंने बताया नहीं, संयोजन अभिक्रिया जो होता है उसका उल्टा होता है। तीसरा आपका आता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया आती है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। देखिए वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा प्रकाश और विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा प्रकाश और विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या क्या? आप यहाँ पे देखिए क्या क्या आवश्यकता होती है आप लोगों को? ऊष्मा की, प्रकाश की, विद्युत ऊर्जा की। जैसे देखिए मैं आपको अपनी भाषा में समझाता हूँ। कोई लोहा होता तो उसको आप जब तोड़ते हैं उसमें ऊष्मा लगता है, प्रकाश लगता है, विद्युत ऊर्जा लगता है।
तो 3 चीज़ की आवश्यकता होती है। तो इसी प्रकार इसमें लिखा वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए प्रकाश और विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वियोजन अभिक्रिया जब बिछड़ता है तो इस इतनी 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। और जिन अभिक्रिया में देखिए, जिन अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित हो जाती है, ऊष्मा अवशोषित हो जाती है तो उसमें उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। अवशोषित का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, जैसे आपने एक ब्लैक शर्ट पहना आप लोगों ने। अब देखिए जब बहुत तगड़ी धूप रहती है तो क्या होती है, आप जब ब्लैक कपड़ा पहनते हैं ना तो क्या होता है कि आपका जो शरीर है बहुत ज़्यादा ताप खाता, मतलब आपका जो शरीर है बहुत जलने लगता है। लेकिन आप वहीं पर कोई हरा या नीला कपड़ा आप पहन लेते हैं तो उतना गर्मी नहीं लगता। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि जो ब्लैक कलर होता है आपको ऊष्मा अवशोषित करता है। अवशोषित मतलब होता है उसके अंदर सोखता है, उसके अंदर हो जाता है, ठीक। तो इसी को बोलते हैं अवशोषित। तो उसी प्रकार जो ऊष्मा हम देते हैं वियोजन अभिक्रिया में, वही ऊष्मा क्या होती है, अवशोषित हो जाती है। उन्हें हम क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए FeSO4 फेरिक सल्फेट, तो ये बनेगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। तो इसमें हमने क्या किया, ऊष्मा दिया, ये क्या हो गया, अवशोषित हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 2 उदाहरण और दिए हुए हैं। उदाहरण को आप ज़्यादा से ज़्यादा देख लीजिएगा। अब उसके बाद में आगे देखिए बात करते हैं हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की। क्या है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्या है? देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है। पहले बच्चों इसमें क्या बोला, ऐसी अभिक्रिया जिनमें उत्पाद। अब देखिए जैसे हमने क्या बताया था कि जैसे देखिए यहाँ क्या है, अभिकारक C+O2 है। अब इसके अभिक्रिया जब हम कराएंगे तो इसके साथ उत्पाद के निर्माण के साथ साथ, मतलब ये उत्पाद बना कार्बन डाइऑक्साइड, उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न हुई। इसके साथ अगर ऊष्मा क्या हो गई, जैसे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड C+O2 है, बना क्या उत्पाद CO2 बना, प्लस इसके साथ अगर ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है तो ये हमारा क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है। जैसे देखिए CH4 यानी मीथेन को जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड जल बनता है, उसके बाद में ऊष्मा बनती है। क्या बनती है, ऊष्मा बनती है। तो ये आपका हो गया मीथेन गैस, ऑक्सीजन गैस में ये हो गया। अब देखिए अगर इसी को हमने ग्लूकोज ले लिया, क्या ले लिया, ग्लूकोज को जब हम ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराए तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, प्लस क्या बन जाएगा, ऊष्मा निकल जाएगा। अरे बच्चों आपको समझ में आ गया हो गया। बात करते हैं आगे, आपको बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया की। कैसी अभिक्रिया की, विस्थापन अभिक्रिया की। देखिए विस्थापन अभिक्रिया अगला है, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं और इसकी परिभाषा उदाहरण क्या है। देखिए ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कैसे कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे हमने ले लिया AB, क्या ले लिया, AB प्लस C, ठीक। तो AB प्लस C ले लिया तो हमने क्या किया, A को C के साथ जब इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो AC हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, B क्या हो जाएगा, विस्थापित। यहाँ B इसके साथ कोई नहीं कि जोड़ देंगे तो हमारा क्या है, B को हमने क्या किया, विस्थापित कर दिया, AC को साथ पे कर दिया, तो इसी को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। इसी में समझ लीजिए ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को क्या करते हैं, विस्थापित कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक तत्व ये, एक तत्व ये, तो ये तत्व क्या हुआ, ये तत्व क्या हुआ, इसके साथ हो गया, इसको क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। तो ये हमारा विस्थापन अभिक्रिया। जैसे जिंक प्लस कॉपर सल्फेट की क्रिया जब कराएंगे तो जिंक इसके साथ हो जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा, और Fe हो जाएगा और प्लस कॉपर सल्फेट हो जाएगा। तो फेरिक जो होगा कॉपर को विस्थापित करके फेरिक सल्फेट बना देगा, कॉपर को विस्थापित कर देगा। इसी प्रकार आगे बात करते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया की। 6वां नंबर का है द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए वह अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे Na पे +2 चार्ज है, SO4 पे -2 चार्ज है, प्लस Ba पे +2 चार्ज है, Cl पे -2 चार्ज है। तो इसको जब हमने बनाया तो ये क्या हुआ, Ba, यहाँ पर देखिए प्लस तो है, इधर -2, ये दोनों जुड़ गया तो प्लस माइनस कट जाएगा, तो बेरियम सल्फेट हो गया। और ये देखिए Na और Cl पे -2, Na पे +2, ये दोनों जुड़ जाएगा तो 2NaCl हो जाएगा। आयनों का आदान प्रदान हुआ ना, आयनों के बीच आदान प्रदान हुआ तो इसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब आगे यहाँ पर देखिए लिखा दूसरा। अब देखिए आगे बात करते हैं 7वें नंबर का, अवक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। क्या होती है, अवक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। तो देखिए ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, अवक्षेप अभिक्रिया कहलाता है। अवक्षेप का निर्माण होता है, जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रवाहित करने पर कॉपर सल्फाइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। कॉपर सल्फेट COSO4 जलीय विलयन में होता है, जल में जो विलयन होता है, और हाइड्रोजन तो H होता है, सल्फाइड गैस प्रवाहित करने पर क्या होता है, कॉपर सल्फाइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। दूसरा ले लेते हैं अमोनियम क्लोराइड CH4Cl2 के जलीय विलयन में बेरियम हाइड्रोक्साइड
अल्प मात्रा में यानी कम मात्रा में यानी BaOH कम मात्रा में मिलाने पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए क्या बन जाएगा, अमोनियम क्लोराइड CH4Cl2 हो जाएगा। और जलीय विलयन में जब करेंगे तो ये हाइड्रोक्साइड अल्प मात्रा में हाइड्रोक्साइड को ले लिया, तो ये क्या बन जाएगा, मिलाने पर क्या बनता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। अमोनियम CH4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम OH, अब इसके बाद में प्राप्त होता है प्लस Cl2 निकल जाएगा। तो ये क्या हमारा हुआ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त होगा। और डिटेल में समझेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए क्या बोला, अमोनियम क्लोराइड, क्या बोला, अमोनियम क्लोराइड बोला। तो अमोनियम क्लोराइड CH4Cl2 हो गया कि जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड अल्प मात्रा में जब मिलाएंगे तो क्या होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम CH4 हाइड्रोक्साइड OH और का क्या बनता है, यही क्या हमारा क्या होता है, अवक्षेप प्राप्त होता है और Cl2 बाहर निकल जाएगा। ठीक, अब देखिए आगे बात करते हैं। आगे आपका है अपचयन या ऑक्सीकरण अपक्रिया। अपचयन अपक्रिया या ऑक्सीकरण अपक्रिया होता क्या है, तो देखिए यहाँ पर इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उपचयन या ऑक्सीकरण ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है और हाइड्रोजन का ह्रास या कमी होता है, ऑक्सीकरण या उपचयन अपक्रिया कहलाती है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आपका ऑक्सीजन का संयोग का मतलब होता है जहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ता है, क्या होता है, जहाँ पर ऑक्सीजन क्या होता है, ऐड होता है यानी जुड़ता है, और हाइड्रोजन का ह्रास मतलब ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन क्या, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे दो ऑक्सीजन, यहाँ पर कोई जैसे यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर कोई नहीं ऑक्सीजन है, मतलब समझ लीजिए, तो यहाँ पर दो ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। अगर H है, ये दो H है, तो एक H निकल कर केवल एक H बचेगा, तो हाइड्रोजन का कमी हुआ, ऑक्सीजन जुड़ा, तो इसी को कहते हैं उपचयन या ऑक्सीकरण अपक्रिया। यानी जहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन घटता है उसे हम क्या कहते हैं, उपचयन या ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कॉपर प्लस ऑक्सीजन O2 है, ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, यहाँ पर देखिए Cu प्लस O2 के साथ जब जुड़ा तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, कॉपर 2 हो गया, ऑक्सीजन 2, तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन की कमी हो गया। क्या हुआ, उपचयन ऐसे अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ गया, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना था 2, इसके साथ जुड़ गया, तो ये हमारा क्या है, उपचयन अपक्रिया। अपचयन अपक्रिया क्या होती है, ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन ह्रास या कमी तथा हाइड्रोजन का संयोग होता है, उपचयन अपक्रिया कहलाता है। अब इसमें देखिए उसका अपोजिट है, क्या उसका अपोजिट है, उसमें क्या होता था, ऑक्सीजन का क्या होता था, इसमें ऑक्सीजन का संयोग होता था, लेकिन इसमें ऑक्सीजन का ह्रास मतलब कमी होगा और हाइड्रोजन का संयोग होगा। जैसे यहाँ पर देखिए कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, तो कॉपर प्लस जल बन गया। यहाँ पर देखिए कॉपर इधर आ गया और H2 है तो H2 हो गया, ऑक्सीजन क्या हो गया, ऑक्सीजन इधर हो गया, तो ये क्या हमारा, ये आपका हो गया, ये आपका ऑक्सीकरण हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। मतलब ऑक्सीकरण मतलब होता है ऑक्सीजन का निकलना, अपचयन में से होता है क्या, ऑक्सीजन का जुड़ना। ये आपका समझ में आ गया होगा। अब देखिए रेडॉक्स अपक्रिया कैसे होता है, ऐसी अपक्रिया जिसमें अपचयन और ऑक्सीकरण क्या होता है, ऐसी अपक्रिया जिसमें अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों साथ साथ होती है। मतलब अभी जो मैंने आप लोगों को समझाया था कि अपचयन अपक्रिया उपचयन अपक्रिया क्या है, उसी पर यही चीज़ है कि ऐसी अपक्रिया जिसमें अपचयन उपचयन दोनों प्रकार की अपक्रियाएँ होती है उसे क्या कहते हैं, हम रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए MnO2 प्लस 4HCl प्लस MnCl2 प्लस, तो देखिए यहाँ पर जब मैंने MnO2 को HCl के साथ क्रिया कराया तो क्या बना, Mn इधर आ गया और यहाँ से Cl इसके साथ जुड़ गया और यहाँ पर H बचा H और यहाँ पर O2 आ गया और 2 Cl इधर आ गया। बैलेंसिंग की बात की जाए 4 Cl 2 2 4 Cl Mn और 2 दूना 4 हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, बैलेंस भी है। अब यहाँ पर देखिए कैसे समझेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए आपका, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन क्या हो रहा है, निकल भी रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा। तो देखिए ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाता है। ठीक, और देखिए हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन का निकलना ऑक्सीकरण अपक्रिया और ऑक्सीजन का जुड़ना अपचयन अपक्रिया कहलाती है। ठीक, आप लोगों को समझ आ गया होगा कि अगर ऑक्सीजन निकल रहा है तो ऑक्सीकरण अपक्रिया है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो क्या अपचयन अपक्रिया है। और मैंने जो परिभाषा बताया उसकी सहायता से भी आप समझ सकते हैं अच्छी तरीके से। अब बात करते हैं दैनिक जीवन में हमने अपचयन अपक्रियाओं का प्रभाव, हमारे दैनिक जीवन में अपचयन अपक्रिया का प्रभाव क्या है।
देखिए, दैनिक जीवन में अपचयन अपक्रिया का प्रभाव। हमारे दैनिक जीवन में अपचयन अपक्रिया अनेक प्रभाव डालते हैं जो हमारे लिए अत्यंत उपयोगी हैं। जीवन में अपचयन अपक्रिया बहुत सारे प्रभाव डालते हैं जो हमारे लिए उपयोगी, अच्छे, लाभदायक हैं, जबकि कुछ हानिकारक भी होते हैं। हम भोजन तथा जल बिना कुछ दिनों तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते। आपको पता होगा कि अगर हमें क्या हो, खाना ना मिले, पानी ना मिले 1 से 2 दिन, 2, 4, 6 दिन तक, तो आप जीवित रह सकते हैं। मगर अगर आपको ऑक्सीजन ही ना मिले तो कोई भी मनुष्य या कोई भी जीव जाति जीवित नहीं रह सकता। तो आप जानते हैं कि हमारे जीवन में उपचयन का अपक्रिया का कितना महत्व है। तो आप समझ गए होंगे कि हमारे दैनिक जीवन में अपचयन क्रिया हमारे अनेक प्रभाव डालते हैं जो हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है, जबकि कुछ हानि भी होते हैं। हम भोजन तथा जल के बिना कुछ दिनों तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के बिना जीवित नहीं रह सकते। आगे है आपका कि आप उपचयन अपक्रिया का वर्गीकरण निम्न है। मतलब उपचयन अपक्रियाओं का वर्गीकरण कैसे है। वर्गीकरण में होता बांटना। पहला, संक्षारण। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आता है तो वह संक्षरित हो जाता है। इस अपक्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। जब कोई धातु में क्या होता है, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, बेरिलियम, क्रोमियम, ये सब क्या धातु है। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल क्या होता है, जैसे HCl हो गया, आर्द्रता आदि के संपर्क में, मतलब उसके बगल में आता है तो क्या होता है, वह संक्षरित हो जाता है, मतलब उसके साथ चिपक जाता है। तो उसको क्या कहते हैं, संक्षरण कहते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना। देखिए, कोई लोहा होता है, कोई लोहा क्या है, एक प्रकार का धातु है। तो लोहे के साथ जब कोई चीज़, जो कोई क्या होता है, अम्ल आर्द्रता चीज़ आती है तो उसके साथ क्या होता है, जम जाता है, लग जाता है, जिससे वो संचरण हो जाता है, जंग लग जाता है। तो ये क्या हमारा संचरण है। जैसे Fe को हम ऑक्सीजन के क्रिया में रख दिए और उसमें क्या, देखिए जैसे कोई लोहा रखा है, लोहा धातु है, उसके रखा। अब उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन, मतलब जो हवाएं चलती है, और उसके बाद जब बारिश होती है तो क्या होता है कि जो बारिश होता है लोहे पर पड़ता है, और लोहा क्या होता है, हवा ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या होता है, उस पर जंग लग जाता है। तो वही होता है हमारा क्या, जंग लगना। वही क्या होता है, संचरण। विकृत गंधता क्या होता है, वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामान। तो खाद्य सामान हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो किसी टॉपिक के साथ। अगले बार थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर आप लोगों को किसी और भी टॉपिक पर चाहिए, अगला किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए या आगे किस चैप्टर का वीडियो चाहिए, आप लोग कमेंट करिएगा फटाफट, मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।